चैनल अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। समर वैकेशन हमारे अच्छे जा रहे हैं। अब हमारा जो हमने सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 11th क्लास में, आज हमारा उसका ये लास्ट वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, जो हमने स्टार्ट कर रखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, उसका आज ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, अब तक हमने पढ़ा गुड्स, पढ़ा गुड्स के बाद क्या था? इन्वेंट्री। मैंने गुड्स क्या बताया था? गुड्स का मीनिंग होता है सामान, वस्तुएं, थिंग्स, चीजें। मतलब कि एक शॉपकीपर के पास, एक बिजनेसमैन के पास, हम एक शॉपकीपर लेते हैं, शॉपकीपर के पास जब सामान रहता है बेचने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। ठीक है, उसका गोडाउन भरा है, उसकी शॉप भरी है सामान से, दैट इज गुड्स। लेकिन इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री आया तो आप लोग कहोगे मैम इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है? देखो, ये वर्ड्स हमारे पास अभी 11th क्लास में हमारा स्टार्टिंग है, तो हमारे पास अभी ये नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। बट हमें इन वर्ड्स से घबराना नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम है बट थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा चेंज है इन्वेंट्री और गुड्स में। इन्वेंट्री का मतलब भी सामान ही होता है, बट इन्वेंट्री में वो चीजें भी आती हैं जो कच्चा होता है। लाइक मैगी है, मैगी है कच्चा सामान है, ठीक है, लेकिन बिस्किट है पका हुआ सामान है, तो बिस्किट गुड्स कहलाएगा बट मैगी इन्वेंट्री कहलाएगी। मतलब कि जिसमें कच्चा सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश गुड्स हो रहा है, दैट इज इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है? इन्वेंट्री का मीनिंग होता है जिसमें हम सामान तो बेच रहे हैं बट उस सामान के साथ हम कुछ सामान ऐसा भी बेच रहे हैं जो रॉ मटेरियल में आ रहा है, जिसको हम क्या करें? वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि उसको रॉ मटेरियल से उसको प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। अभी काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है काम चल रहा है। फिनिश गुड्स का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेंट्री में हम समझते हैं। इन्वेंट्री क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है। इन्वेंट्री का मतलब भी सामान होता है, इसमें ही आता है, इसमें कच्ची वस्तुएं आती है। देखो, आज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास शुगर कैन है, गन्ना होता है, जैसे हम शुगर कैन को ही गन्ना कहते हैं ना। शुगर कैन, गन्ने के लिए गन्ने को खेत में उगाया जाता है, फसल होती है, क्रॉप होती है गन्ने की, फसल हो गई, क्रॉप उगाई, गन्ने तोड़ के ले आए। तो गन्ना क्या है? गन्ने से हमें क्या बनाना है भाई? शुगर बनती है ना गन्ने से, तो गन्ने से हमें शुगर बनानी है। लेकिन गन्ना भी क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या चलेगा? गन्ने से मुझे क्या बनाना है? पहले जूस बनाऊंगी, गन्ने का रस निकालूंगी। तो मैंने गन्ने का रस निकाला मशीन में डाल करके, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। फिर उस गन्ने के रस को हम क्या करेंगे? शुगर बनाएंगे। उस गन्ने के रस से हम क्या करेंगे? चीनी बनाएंगे। तो वो चीनी जब बनके तैयार हो जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स कहलाएगा। समझ में आ गई बात? रॉ मटेरियल से क्या मतलब होता है? कच्चा सामान। अभी गन्ने का सिर्फ जो पोली होती है ना गन्ने की, शुगर कैन का डंडा होता है, वही है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है उस गन्ने का रस निकाल रहे हैं। फिनिश गुड्स का मतलब है गन्ने के रस से हमने शुगर बना लिया है, दैट इज इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसी का मतलब होता है कि कच्चे सामान को पकाना और उसको अच्छे से बेचना, प्रोडक्ट बनाना, दैट इज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री अकाउंट्स में 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। देखो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले हम रॉ मटेरियल देखते हैं। इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। ठीक है, इसको अनयूज्ड वो अनयूज्ड रहता है, हम इसको यूज्ड नहीं कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, इट इंक्लूड्स यानी कि इसमें क्या था? कच्चा सामान आता है बट ये इसको हम बाहर बेच नहीं सकते, अनयूज्ड सामान होता है। वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। ये किसका है? इन्वेंट्री का ही पार्ट है, बट इसमें क्या होता है? काम चला रखा है हमने, तो फिनिश गुड्स होता है। इट मीन्स गुड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, मतलब काम आधा हो गया। भाई गन्ना था, गन्ने का रस निकल रहा है शुगर बनने के लिए, तो आधा काम हो गया है। फिनिश गुड्स, it includes inventory of those goods which have been completely processed and are ready for sale। इसमें क्या काम? हमारा प्रोडक्ट पूरा बन चुका है, गुड्स पूरा बन चुका है, और किसके लिए रेडी है? सेल के लिए, बट आर lying unsold at the end of the accounting period। बट इसको हमें कब बेचना? अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हमें इसको बेचना, दैट इज फिनिश गुड्स। अब मेन पॉइंट आता है आपके पास स्टॉक इन ट्रेड। देखो, इन्वेंट्री मेरे पास शुगर कैन तो था, ठीक है,
मैं खुद से क्या है शुगर कैन ला करके, खुद से ही शुगर कैन ला करके गन्ने का जूस निकाल करके मैं चीनी बना रही थी, ठीक है, शुगर बना रही थी। बट अब मेरे पास अचानक क्या हो गया, बहुत सारी डिमांड आने लगी कि शुगर कैन का, क्या आने लगी, हैवी डिमांड आने लगी तो शुगर की। तो मैंने क्या किया, बाहर से भी शुगर मंगवा ली कि किसी और दूध दुकान वाले से, किसी और शॉपकीपर से भी मैंने शुगर मंगवा के रख लिया। तो खुद का सामान एंड दूसरे से मंगवा करके बेचना, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। यानी कि क्या है, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, उसमें वो वाला गुड्स आता है विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। भाई मैंने, मेरे पास अभी मुझे बल्क में क्या हुआ, ऑर्डर आए शुगर के, तो मैंने शुगर जो मैं बना रही थी वो मुझे कम लगा, तो मैंने अपनी दुकान में, अपनी शॉप में बाहर से भी शुगर मंगवा करके बनी बनाई रख ली, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। यानी कि व्यापार में एक स्टॉक बना रहना, दैट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के 4 पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेंट्री हमने देख लिया, अब हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है, देखो हिंदी में ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, रिसीवेबल का मतलब होता है प्राप्य। मतलब ट्रेड रिसीवेबल मतलब व्यापार से जो प्राप्तियां होती हैं। अभी बिजनेस हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, अर्निंग करने के लिए तो कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, अर्निंग्स करने के लिए। अब आप पूछोगे मैम ट्रेड रिसीवेबल होता क्या, मेन मीनिंग बताओ। देखो जब बिजनेस करते हैं तो एक बड़ा व्यापारी होता है या बड़ा बिजनेसमैन होता है या कोई भी हो बंदा, ठीक है, वो अपना कोई सामान बेचता है, सामान बेचता है। तो कुछ तो बंदे क्या होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो है ना एक टाइम निश्चित कर लेते हैं, वो रसीद दे देते हैं, रिसिप्ट दे देते हैं कि इस तारीख को मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। वो तो हमारे क्या कहलाते हैं, बिल्स रिसेबल। देखो मैं सामान बेच रही हूँ, मैं शुगर ही बेच रही हूँ, मैंने शुगर के 2 कट्टे बेचे, ठीक है, 2 बोरियां बेची शुगर की। तो उन्होंने, एक बंदे ने तो मुझसे क्या कहा कि मैम मैं आपको है ना 15 तारीख को दे दूंगा, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। मैंने उसको बिल दिया, उसने मुझे कहा मैम ये बिल का पेमेंट मैं आपको कब करूंगा, 15 तारीख को कर दूंगा। एक ने क्या कहा, मैम मैं कर दूंगा। एक ने तो कहा मैम मैं 15 तारीख को बिल का पेमेंट कर दूंगा, मेरा आप मुझे बिल दे दो। और एक ने क्या कहा, मैम मैं कर दूंगा। तो 2 बातें हो गई ना। एक ने तो हमें निश्चित तिथि बता दी है, एक ने क्या कहा, मैम मैं कर दूंगा। तो मतलब जो कर दूंगा वो तो उधार वाला बंदा हो गया, जो उधार में उसने सामान उठाया है, उठाया दूसरे ने भी उधार में, बट उसने क्या कहा है कि मैं एक निश्चित तिथि पे आपको कर दूंगा, मैं आप मुझे बिल दे दो, मैं कर दूंगा पेमेंट। तो वो क्या है, वो होता है बिल्स रिसेबल। और डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिन पर अभी कुछ पैसा बाकी है, कुछ मनी अभी बकाया चल रहा है, कुछ ना कुछ वो उधार रखते ही हैं कि आज उन्होंने ये सामान मुझसे चीनी खरीदी तो आज उनका उधार रह गया, उन्होंने मुझसे क्या लेके गए, वो मेरी दुकान से आटा उठाया, अनाज उठाया, कुछ भी उठाया, तो वो क्या है, उधार उन्होंने छोड़ दिया कि हम दे देंगे बाद में, दे देंगे बाद में, दैट इज उधार, ठीक है। और वो एक ने कहा ठीक है मैं 15 तारीख को चुका दूंगा, मैं शाम को आपका पेमेंट कर दूंगा, बिल दे दो मुझे, दैट इज ट्रेड रिसीवर। तो देखो हमारे पास दैट इज बिल्स रिसीवर। ट्रेड रिसीवर इट्स रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या लिखा हुआ है, रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल क्यूरीज ऑफ बिजनेस। दिस इज राइट। क्या है कि रेंडर्ड किया जाता है कंपनी में कि नॉर्मल क्यूरीज के लिए बिजनेस को, कि भाई एक कोई बंदा है जो व्यापार करना चाहता है, एक बड़े व्यापारी से उन्होंने पैसा लिया है, तो वो क्या करेंगे, सामान को उधार में ले रहे हैं, कुछ तो उधार में, दूसरा जो 2 बंदे हैं दोनों ही सामान उधार में, कोई पेमेंट नहीं देके जा रहा, बट एक तो कह रहा है मैं आपका शाम को पेमेंट कर दूंगा, 15 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, एक कह रहा है मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो बाद में देने का मतलब उसमें अभी पैसा बाकी है, लेकिन जो शाम वाली बात कह रहा है वो पैसा वो हमें दे देगा। तो वो उसने क्या दिया है हमें, उसने एक टाइम बता दिया कि इस टाइम तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। ये व्यापार में क्या होती है, प्राप्तियां होती हैं, भाई सामान बेचने के बदले ही तो हमें अर्निंग्स मिलेगी, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। ये 2 टाइप्स का होता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब आप लोग कहोगे मैम ये डेप्टर क्यों नहीं पढ़ते हो आप, बेटा डेप्टर हमेशा नहीं पढ़ा जाता है, डेटर्स होता है, बी साइलेंट होता है। जैसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या है, पी से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ते क्या है, एस से, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते तो बी साइलेंट होता है। तो ऐसे ही इसमें हमने इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, बी क्या हमारा साइलेंट है, डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, डेटर्स हमेशा कहाँ आता है, बैलेंस शीट की जो बैलेंस शीट होती है उसमें डेटर्स आता है एसेट साइड में। एसेट साइड कहाँ आती है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। एंड
बिल्स रिसीवेबल कहाँ आता है? बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीव जिनको हो चुका है वो पैसा देंगे ना हमें, तो अर्निंग है हमारे लिए, तो ये भी कहाँ आता है? लेफ्ट हैंड साइड में आता है, तो इससे हमारी अर्निंग्स होती हैं। ओके, डेटर्स देखो, अब डेटर्स क्या है? इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फिक्स टू whom goods have been sold or services rendered or credit and payment has not been received from them. The still want some amount to the business. इनका कुछ पैसा, कुछ ना कुछ पैसा इनका बकाया रह ही जाता है, ये टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते। बिल्स रिसीवेबल, ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स, बिल एक्सचेंज किया जाता है, देखो इसमें लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन हु ड्रॉज इट्स ड्रॉ एंड गेट्स इट्स बैक, वापस देखे जाते हैं कि भाई आपको हम वापस हम आपको देखे जा रहे हैं, अब हमने आपका पेमेंट कर दिया है। आफ्टर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉ, जब उससे पैसे प्राप्त हो जाते हैं, दैट इज डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, दीज आर एसेट्स। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटर। अब देखते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है जितने भी व्यापार में हमें पेमेंट करने हैं, दैट इज जो हमें पे करना है। पेबल का मीनिंग ही क्या है? जिसमें पे करना है, पे के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। व्यापार में पे करने का मतलब क्या होता है? जितने भी हमें खर्चे करने होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, जिन लोगों को हमें खर्चा करना देना होता है, दैट इज पेबल, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। अब देखो, अब इसको समझेंगे। इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज। इसमें क्या आता है? गुड्स परचेज करके सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज राइट। कि पेबल ये किसका अपोजिट? ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड में क्या होता है? रिसीवेबल में कि उसमें अर्निंग्स आती जाती हैं। मैंने बताया था क्रेडिट, डेटर्स एंड बीपी क्या, बीआर क्या होते थे? बिल्स रिसीवेबल असेट साइड में आते थे, लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट के में। और हमेशा जो ट्रेड पेबल होता है ना, ये कहाँ आता है? ये लायबिलिटी साइड में था, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है भाई, हमने पैसा किसी से लिया है तो हमें उसको चुकाना है ना। देन अब लास्ट टाइम हमने डेटर्स पढ़े, डेटर्स का क्या था? डेटर्स हमें पैसे देते ना, डेटर्स हमें पैसे, भाई वो उन्होंने हमसे ले चुके हैं, हम उनके लिए क्रेडिटर है, और वो जिसने उधार लिया है वो डेटर्स है, जिसने उधार दिया है वो क्रेडिटर है, ये ध्यान रखना। अब मैंने अपने नए बिजनेस के लिए क्या किया? उधार लिया, तो मुझे पेमेंट करना है ना। उधार लिया तो मैंने उधार लिया, तो मैं क्या हूँ? डेटर हूँ, और जिसने मुझे उधार दिया वो बंदा क्या है? क्रेडिटर है। तो हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं उस बंदे को पैसा चुकाऊंगी, मैं उस बंदे को पैसे दूंगी, तो ये मेरी लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैंने पैसा लिया है तो मैं उसको पेमेंट करूंगी ना। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हम ज्यादा उससे नहीं पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी बातों से पढ़ेंगे, अकाउंट्स नहीं, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज से, नॉर्मल जो हम नॉर्मल इंसान है उनकी तरह ही हम पढ़ेंगे अकाउंट्स को, क्योंकि हमें नॉर्मल चीज़ों से ही समझ में आता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? जिनसे हम पैसा लेते हैं, उधार ले रहे हैं, दैट इज क्रेडिटर। भाई पैसा लेने वाले को तो क्या बोलेंगे? डेटर। और सुनो, जिससे हम पैसा ले रहे हैं वो तो क्या होगा? क्रेडिटर। जो ले और जो दे रहा है, देखिए मुझे पता है, कंफ्यूज मत होना, दो बंदे हैं, ठीक है, एक आप हो एक मैं हूं। मैंने आपसे उधार में पैसा लिया, तो मैं क्या होगी? उधार में पैसा लेने वाला व्यक्ति क्या है? डेटर। उधार देने वाला क्या है? क्रेडिटर, ठीक है, समझ में आ गया? उधार देने वाला क्या हो गया? क्रेडिटर। उधार लेने वाला हो गया डेटर। उधार, अब मैं आपको उधार चुकाऊंगी तो मेरी जिम्मेदारी ना, मैं उधार आपको, वो जो मैंने उधार लिया है वो मैं आपको पे करूंगी, तो डेट इज उधार पे कर रही हूँ। तो देखो, पे का ही मीनिंग क्या है? क्रेडिटर हमेशा पेबल होता है, उनको वो खर्चे में आते हैं, वो हमारी कमाई में नहीं होते। तो क्रेडिट क्या होता है? पेबल होता है। क्रेडिटर्स को हमें चुकाना पड़ता है कि भाई उनका कुछ ना कुछ पैसा हम पे वो है और हमें उनको वो चुकाना है, उनको पेड करना है, ठीक है, दैट इज क्रेडिटर। और डेटर्स कौन होते हैं? जो पैसा लेते हैं, कि पैसा लेते हैं, ठीक है, मैं पैसा ले रही हूँ, आप दे रहे हो, तो मैं लेने वाला तो डेटर और देने वाला क्रेडिटर। समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पे ये दो पार्ट है, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर क्या होता है? वही जिस बंदे ने कुछ सर्विस या किसी भी चीज पे उसका हमारे ऊपर पैसा बकाया है कि हमें देना है उसका पैसा, that is creditors. Bills receivable, it is document which provide as the authorization, a bill of exchange become bill payable for the person who accept it and return it to the drawers. इसमें क्या है? bills payable,
कि इनमें भी ये होता है कि कुछ टाइम के बाद, ये क्या है, जैसे कि बस रिसिप्ट था ना हमारा, रिसीवेबल था कि इन्होंने उसने टाइम पीरियड दिया गया था कि इतने टाइम में पैसा चुका देंगे, तो ये भी क्या कहते हैं कि हम इस टाइम में पैसा ले लेंगे, दैट इज बिल्स पेपर। अब वाउचर, वाउचर क्या होता है? वाउचर देखो एक वो होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है इस तारीख तक हम पेमेंट कर देंगे, या इस ये एक तरीके से बिल मान लो इसको, बिल को ही हम वाउचर कहते हैं। रिटर्न में होता है। वाउचर का मीनिंग ही क्या होता है कि एक जो फ्यूचर में कोई वो करने वाले हैं हम खर्चा, फ्यूचर में कोई चीज ले रहे हैं, उसके लिए हम पहले से ही करके रख दें कि हाँ हम फ्यूचर में ये चीज लेंगे या फ्यूचर में हम इस चीज का पेमेंट करेंगे, हम उसका वाउचर बना के रख देते हैं, बिल बना के रख देते हैं, एक लिखित में कुछ रख देते हैं रिटर्न में, दैट इज वाउचर। देखो, इट इज डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एज ऑथोराइजेशन टू पे। इसमें ऑथोराइज किसको किया जाता है कि भाई आपको इतना तो पे करना ही है, वाउचर में जो लिखा है उसको पे करना है, एंड द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाता है। वाउचर का मतलब ही रसीद होती है। क्या होती है? रसीद होती है। एक रसीद है, उसमें भाई लिख दिया गया है कि हम रसीद लेते हैं ना, पक्की रसीद, कि भाई ये सामान है, ये आपको इसका पेमेंट करना है, हम उसका पेमेंट करते हैं। और ये किसके लिए किफायती थी? भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। कल को सामान खराब निकल गया तो हम वापस एक्सचेंज करवाने जाएंगे तो वो कहेंगे भाई दिखाओ, बिल दिखाओ, आपने सामान खरीदा था। तो अगर हमारे पास ये वाउचर बिल नहीं होगा तो क्या हम सामान एक्सचेंज करवाएंगे? वो तो नहीं करेगा। हम बिल दिखा करके हमारे पास एक अथॉरिटी रहती है कि हाँ देखो, ये देखो तुमने सामान बेचा है, इतनी तारीख को बेचा है, इतने रुपए का बेचा है, तो दैट इज वाउचर। तो आपको अब यह समझ में आ गया होगा। हमारे 2 टॉपिक्स, 2 या 3 पॉइंट हो रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है। बट उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वाउचर समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास डाल दूंगी कि उसी टॉपिक से रिलेटेड। बट आपको ये चीज़ मुझे बतानी होगी कमेंट्स में। सेकंड बात, आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना है क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता है कि मेरी क्लास आ चुकी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।